Hello students, welcome back. Today we are going to continue our previous chapter party and party system in India. अभी तक जो पिछली लेक्चर्स है उनमें हमने बात की थी कांग्रेस डोमिनेशन की कि कैसे कांग्रेस की डोमिनेशन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में रही, एज वेल एज हमने बात की कांग्रेस किस तरीके से कोalition और कोalition एंड आइडियोलॉजिकल जो है कोalition गवर्नमेंट थी, कैसे कांग्रेस को हम सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition के रूप में जानते हैं, वो हमने इन पॉइंट्स पर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेंजरस डेकेड्स की कि उनमें क्या हुआ था, क्यों इनको डेंजरस बोला जाता है। इसमें इसके अंडर हमने बात करनी है कि नेहरू डेथ, जब पंडित नेहरू की डेथ हुई थी 27 मई 1964 को, उसके बाद क्या हुआ था। देन आफ्टर द डेथ ऑफ शास्त्री इन ऑन 11th Jan 1966, war with China in 1962, war with Pakistan in 1965, as well as poverty, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स, इन सभी टॉपिक्स पे, इन सभी बातों पर हम अपने आज के लेक्चर में बात करेंगे। अब हुआ क्या था, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। एज वी ऑल नो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, पंडित नेहरू, राइट। अब पंडित नेहरू की जब 27 मई 1964 में डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद अब ये क्वेश्चन उठने लगा, हु वाज द नेक्स्ट, कि इसके बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस का कौन सा ऐसा लीडर है जो नेहरू की तरह ही कांग्रेस पार्टी की कमांड को संभाल सकता है, राइट। फिर सर्वसम्मति से, यानी सभी जो थे किसकी फेवर में थे, लाल बहादुर शास्त्री की फेवर में, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट मेंबर भी रहे हैं, क्लियर। तो आफ्टर नेहरू लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ज़्यादा लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए। उसका कारण क्या था कि उनकी 1966 में उनकी डेथ हो गई। अब मीनवाइल जो ये पीरियड था 1964 और 66 तक, वो 4 में बने, 66 में उनकी डेथ हो गई। अब जो 5 ईयर वाला वो जो प्लान टाइम पीरियड होता है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर से क्वेश्चन उठने लगा कि अब नेक्स्ट कौन बनेगा, राइट, कि शास्त्री थे, उनकी भी डेथ हो गई, तो इसके बाद नेक्स्ट कैपेबल लीडर कौन है, क्लियर। तो ऐसे में अब जब ये नेहरू और शास्त्री जी का जो टाइम पीरियड था, उस दौरान 1962 से लेकर 66 के बीच में बहुत सारे जो थे चैलेंजेस थे जो इंडिया को फेस करने पड़े। वो चैलेंजेस कौन कौन से थे, क्योंकि इस टाइम पीरियड को, इस टाइम को किस नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस के नाम से, कि ये एक ऐसा पीरियड था जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। और उन इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण क्या था, उन इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण था इंडो चाइना वार इन 1962, इंडो पाक वार इन 1965, इसके साथ साथ फेल्ड मानसून नहीं हुए थे, बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने से हमारी जो क्रॉप्स थी वो बेटर नहीं हो पाई थी, तो उससे क्या हुआ था, फूड क्राइसिस हो गए, राइट। अब जब ये इंडिया और चाइना की वार हुई थी 1962 में, इसमें इंडिया हार गया था। इंडिया के हारने के कारण इंडिया को जो है लोग कहीं ना कहीं इन सब इंसिडेंट्स की वजह थे। अब एज यूजुअल हम लोगों की, इंडियन पीपल की नेचर क्या है कि कोई भी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर भी होता है तो उसके लिए भी हम लोग किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, टू द गवर्नमेंट। ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने इस इमरजेंसी के लिए पहले से अपने आप को तैयार क्यों नहीं रखा, क्लियर। तो ऐसे ही जब इंडो चाइना वार हुआ, इंडिया हार गया, तो भी लोगों ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया कि इंडिया की आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा, उनकी सिक्योरिटी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क उठा। देन जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई तो वहाँ भी इकोनॉमिकली हमें कहीं ना कहीं, नेचुरली आप वार कर रहे हो तो खर्चा होगा ही होगा, क्लियर। और उधर से हमारे खर्चे बढ़ रहे थे, लेकिन मॉनसून फेल होने से फूड क्राइसिस आ गया, हमारी इनकम कम हो गई। तो ये सारी चीजें किसका कारण बनी, ये कारण बनी इकोनॉमिक क्राइसिस का ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट। अब उस समय में इन इश्यूज के ऊपर शास्त्री जी ने कौन सा स्लोगन दिया, उन्होंने दिया था जय जवान जय किसान। लेकिन शास्त्री जी
ताशकंद गए हुए थे समझौता करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। आपने ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा। तो उस समझौते के दौरान ऑन 10 जन 1966 को शास्त्री जी की भी डेथ हो गई वहीं पर, ताशकंद में ही। अब फिर क्वेश्चन उठने लगा कि अब शास्त्री जी के बाद नेक्स्ट कौन आएगा। देन फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अब उस समय में दो कैंडिडेट्स थे जिनका नाम सामने आया कि उन दोनों में कंपटीशन था कि दोनों में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक थे मोरारजी देसाई जो उस समय में क्या थे, बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर। दूसरी थी इंदिरा गांधी जो कि शास्त्री जी की कैबिनेट मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर थी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। क्लियर, शास्त्री जी के समय में। अब जो कुछ मेंबर्स थे कांग्रेस के, उनका ये कहना था कि इंदिरा गांधी का जो वर्क एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल पार्टीज में एज अ कैबिनेट मेंबर या यूनियन मिनिस्टर के रूप में वो बहुत ही कम है, 1 साल से भी कम समय का था। तो ऐसे में उन पर लीडर्स को विश्वास नहीं था। वो किसके फेवर में थे, मोरारजी देसाई के फेवर में। तो इस तरह से कांग्रेस के अंदर एक फिक्शन डेवलप हो गया। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी, फिक्शन का मतलब क्या होता है, बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा ग्रुप जिसके विचार बाकी लोगों से नहीं मिलते, राइट। अब फिर इलेक्शंस हुए, वोटिंग करवाई गई। वोटिंग में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। कैसे हराया कि इंदिरा गांधी के सपोर्ट में मोर देन 2/3 एमपीज ने वोट दिया और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। इस तरह से जो पावर थी, ट्रांजिशन ऑफ पावर को किस रूप में देखा जाता है, एज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की किस तरीके से समझदारी से या मेच्योरिटी से काम लेकर इलेक्शंस के द्वारा, वोटिंग के द्वारा मेजॉरिटी से इंदिरा गांधी पावर में आई, राइट। अब मीनवाइल अब 4th जनरल इलेक्शंस का समय था। 4th जनरल इलेक्शन हुए, कंट्री विटनेस्ड मेजर चेंजेस। अब 4th जनरल इलेक्शंस में क्या था कि 4th जनरल इलेक्शन से पहले 1960 में बहुत सारे चेंजेस आए थे। कौन से आए थे? सबसे पहले 2 प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनकी डेथ हो गई। पंडित नेहरू की डेथ हुई, मोरारजी देसाई की डेथ हुई। देन फेलियर ऑफ मॉनसून हुआ, एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड हियर, क्लियर। देन वाइड स्प्रेड डॉट, बहुत सारा सूखा पड़ा। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बहुत सारे जो थे हमें इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने पड़े। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इन सब से उठने के लिए क्या किया, उन्होंने डिसाइडेड टू डी वैल्यू द इंडियन रूपी। इंडियन रुपीस की वैल्यू कम कर दी। इंडियन रुपीस की वैल्यू, करेंसी वैल्यू जो थी वो डी वैल्यूड हो गई, कम हो गई, राइट। अब इंडियन रूपी ये माना जाने लगा कि इंदिरा गांधी ने इंडियन रुपीस को डी वैल्यूड किस लिए किया है, प्रेशर फ्रॉम यूएस से प्रेशर की वजह से इंदिरा गांधी ने इंडियन रुपीस की वैल्यू को कम कर दिया। अब इसके विरोध में बंद होने लगे, स्ट्राइक्स होने लगी लगातार, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम रॉयट्स भी हुए, क्लियर। तो सिचुएशन जो थी वो धीरे धीरे खराब होने लगी। अब इन्हीं सभी कारणों से नॉन कांग्रेसिज्म सामने आया, यानी कि स्प्लिट इन द पार्टी, क्लियर। यहां से नॉन, जो हमने फिक्शन की बात की थी वो शुरू हुई। वो कैसे कि पार्टीज ने कांग्रेस की जो ये पॉलिसीज थी रुपीस को डीवैल्यूएट करने की और सारी इनके अगेंस्ट आवाज उठाई। रियलाइज दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट केप्ट द कांग्रेस इन पावर। उनको लगने लगा कि उनकी जो वोट है उसकी वजह से इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं पावर में, उनकी वोट्स की भी अपनी वैल्यू है। इसलिए उन्होंने क्या किया, 10 पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स केम टुगेदर टू फॉर्म एंटी कांग्रेस फ्रंट। इसलिए कांग्रेस के बीच में जो फिक्शन थी, जो ग्रुप थे जो इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी से, इंदिरा गांधी की पॉलिसी से सहमत नहीं थे, जो उसके अगेंस्ट थे, उन्होंने अपने वो सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाने की सोची, यानी ऑपोजिशन पार्टी के रूप में वो लोग सामने आने लगे। अब जब 4th जनरल इलेक्शन हुए 1967 में, शास्त्री जी की डेथ के बाद 1967 में जब 4th जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लीडर्स थे। जैसे हमने अभी पीछे बात की कि ये जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, इनमें कहीं ना कहीं लोग जो थे कांग्रेस पार्टी को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल, रूलिंग पार्टी को मान रहे थे। तो जिसकी वजह से जब इलेक्शंस हुए तो बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर लोग कांग्रेस के अगेंस्ट थी, जहां लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया और वहां कांग्रेस हार गई।
अब जैसे कि इनके कुछ मेन लीडर्स थे लाइक के कामराज, एस के पाटिल, इस तरीके के जो फेमस लीडर थे, पॉपुलर लीडर थे, जिनकी की पार्टी में एक अहम स्थान था, अहम प्लेस था, वो अपनी अपनी सीट से इलेक्शन हार गए। अब 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस जीती, पावर में आई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मेजॉरिटी तो ली बट विद इट्स लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स। अभी तक पहले 2 जनरल इलेक्शंस में जैसे वो पावर में आ रही थी, सीट्स ले रही थी, उससे बहुत कम सीट्स जो थी इस बार कांग्रेस को मिली, राइट। अब इन इलेक्शन की वजह से, इन्हीं इलेक्शंस के बाद जो कोalition का कंसेप्ट था, कोalition गवर्नमेंट जो थी, वो फिनोमिना सामने आया, क्योंकि जिन लोगों ने या जो लीडर, जो फिक्शंस थी, जो लोग इनसे कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी से, इंदिरा गांधी की पॉलिसीज और प्रोग्राम से सहमत नहीं थे, उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया था। फिर इसीलिए इन्हीं इलेक्शंस की वजह से कोalition गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। कई जगह हमने पढ़ा कि कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 9 स्टेट्स में कांग्रेस जो थी उस समय हारी थी। देन इस तरह से सीवीजी इन बिहार, ये जो पार्टी थी ये बिहार में बनी। अब इसमें कौन कौन सी पार्टीज ने मिलकर ये कोalition गवर्नमेंट बनाई थी? एसएसपी, पीएसपी, सीपीआई एंड जनसंघ, राइट। तो इन चारों पार्टीज ने मिलकर जो थी कोalition गवर्नमेंट बनाई। अब इस कोalition गवर्नमेंट को नाम क्या दिया गया? सीवीडी। जैसे अब इंडियन नेशनल कांग्रेस है या यूपीए है, हमें मालूम है ये क्या है, कोalitions हैं, राइट। इसी तरीके से उस समय बिहार में कोalition गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। इसके साथ साथ डिफेक्शन की पॉलिसी शुरू हो गई। अभी डिफेक्शन क्या था? डिफेक्शन का मतलब है कि जिस पार्टी से आप चुनाव जीत रहे हैं उस पार्टी को छोड़कर, आपने देखा कि दूसरी पार्टी पावर में आ रही है तो आपने अपनी वो पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो हार गई है, मेजॉरिटी में नहीं आई, और आप जाकर दूसरी पार्टी में मिल गए। उसके बाद आपने देखा कि नहीं, सेकेंड टाइम आपने देखा कि नहीं वो पार्टी ठीक नहीं है, मुझे वापस अपने, फिर आप वापस आ गए। मीन्स एक पार्टी, एक जिससे आपने इलेक्शन जीता उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, ये क्या कहलाता है? डिफेक्शन। तो उस समय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दल बदल, तो डिफेक्शन की पॉलिसी शुरू हुई। उसमें मेन नाम आता है एक गया लाल फ्रॉम हरियाणा से एमपी थे, जिन्होंने 15 दिन में 3 बार पार्टीज को चेंज किया था, राइट। उन्हीं के उससे फिर आया राम गया राम, जो ये फ्रेज है, ये जो स्लोगन था, ये शुरू हो, आया राम गया राम की पॉलिसी शुरू हो गई। क्लियर? ऑल दिस इज अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से, जो हमने अभी बात की, यहाँ से फिक्शन स्टार्ट हो गई थी, पार्टी डिवाइड होना शुरू हो गई थी, तो ये स्प्लिट कैसे आया, उसका आगे इफेक्ट क्या पड़ा, कैसे कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, सिंडिकेट ग्रुप सामने आया था, सिंडिकेट क्या है, इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और होपफुली हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। दैट मस्ट बी अ लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग दिस चैप्टर। अगर आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।